मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी पिछली कक्षा में हिंदी के क्लास में स्पर्श भाग 2 से पढ़ रहे थे और जिसमें हम पढ़ रहे थे गद्य भाग। गद्य का अर्थ होता है कहानियाँ। तो हमने गद्य भाग स्पर्श भाग 2 में पढ़ना शुरू किया था और जिसमें हमने गद्य भाग में बड़े भाई साहब प्रेमचंद जी द्वारा लिखित बड़े भाई साहब पढ़ा। और हम दूसरा अब पढ़ रहे हैं तंत्रावामीरो कथा और इसके लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। तो हम अपने पिछली कक्षा में लेखक के बारे में लीलाधर मंडलोई के बारे में संक्षिप्त परिचय समझ चुके हैं और साथ में अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार पाठ प्रवेश जिसमें जो पाठ तंत्रावामीरो कथा है उसके बारे में संक्षिप्त परिचय दिया गया है। तो हम यह पढ़कर समझ चुके हैं। तो आज हम आगे प्रस्तुत पाठ तंत्रावामीरो की कथा के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और तंत्रावामीरो की कथा के बारे में जानते हैं। यह पाठ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक प्रचलित लोक कथा पर आधारित है। तंत्रावामीरो कथा एक प्रेमी युगल की दुखद प्रेम कहानी है। समाज के कल्याण में कई बार लोगों को अपने प्रेम का बलिदान होना पड़ता है। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे तब वहाँ का सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था तंत्रा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। तंत्रा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीप वासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भाग भाग वहां पहुंच जाता। दूसरी गांवों में भी पर्व त्योहार के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते। प्रारंभिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी का तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था बावजूद लड़की की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैत्य शक्ति थी। तंत्रा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी ना करता। किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। तंत्रा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। एक शाम तंत्रा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी व्यारे यानी कि हवाएं चल रही थी। पक्षियों की सहकालीन चहचहाटे
सने सने शिक्षण हो रहे थे। उसका मन शांत था, विचार मगन। तंत्रा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। ज्ञान इतना प्रभावी था कि अपनी सुध बुध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंत्रा भंग थी। चैतन्य होते हुए वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब भी वह गीत के स्वर बह रहे थे। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। अंत उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबती आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। उसे ज्ञात ही नहीं हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द तके जा रहा है। एकाएक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। उसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? तंत्रा ने विनम्र पूर्वक कहा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को सैंत उसके बेरुखी के साथ जवाब दिया। पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंग प्रश्न का कारण? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। तंत्र मानो सुध बुध खोए हुए था। जब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, युवती ने कहा। सच बताओ, कौन हो? लापता गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। तंत्रा मानो सोमित था। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच ना सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झुंझला उठी। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसके निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, ठिठता ही हद है। धिटता की हद है। मैं जब ये परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग आलाप रहे हो। गीत गाओ, गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। तंत्रा को मानो कुछ होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोक कर मानो गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता। तंत्रा ने विवशता से आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। वामीरो, एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। वामीरो, वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? तंत्रा ने याचना भरे स्वर में कहा। नहीं, शायद कभी नहीं। वामीरो ने अन्याय
पूर्वक कहा और झटके से लापती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे तंत्रा के वाक्य गूंज रहे थे। वामिरो, मेरा नाम तंत्रा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा। तुम्हारी बाट जोऊंगा, जरूर आना। वामिरो रुकी नहीं, भागती ही गई। तंत्रा उसे जाते हुए निहारता रहा। वामिरो पर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर तंत्रा से मुक्त होने की एक छोटी झटपट थी। एक झलाहट में उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी प्रकार दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार तंत्रा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने तंत्रा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था। किंतु वही तंत्रा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी। किंतु एक दूसरी गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरोध था। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा। किंतु यह असंभव जान पड़ा। तंत्रा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह आचरित एक ठंडा और बाहु दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी। तंत्रा के लिए मानो पूरी जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफी पहले वह लापता उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। अगर वामिरो न आई तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लापती के रास्ते में नजारे दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई, कुछ और। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। सचमुच वह वामिरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना ही ना भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई तंत्रा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों शब्दहीन थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एकटक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ती पड़ी। तंत्रा अब भी वहां खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन था। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। अगली कक्षा में हम पूरा पढ़ेंगे और तंत्रा वामिरो की कथा के बारे में समझेंगे। तो हमने आज जितना पढ़ा है आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गई होगी। तो आप तब तक अपना पाठ्य पुस्तक भी पढ़िए, तो आपको ज़रूर पाठ्य पुस्तक पढ़ने से, खुद से पढ़ने से समझ में आ जाएगी। तो वीडियो के साथ साथ अपना पाठ्य पुस्तक भी आप एक बार पढ़ लीजिए। आपको ज़रूर यह कहानी तंत्रा वामिरो की कथा समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं।